हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज है संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जिन प्रश्नों में ज़रूरी होगा उनमें व्याख्या करेंगे और जिनमें ज़रूरी नहीं होगा उनको हम सिर्फ ऑप्शन के साथ सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी हमारे साथ 35 से 40 मिनट तक बने रहेंगे। अगर एक बार आप सभी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप सभी को एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, तो 35 मिनट तक बने रहें, जिसमें हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर नोटिस जारी किया है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो इंटरपोल की अगर पूछे स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना होती है 7 दिसंबर 1923 को। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। और पहली बार जो है इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया, किसके लिए? लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए। ठीक है, लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए जो है जारी किया गया है। बाकी के 3 और नोटिस जारी किए जाते हैं पहले से। रेड नोटिस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, येलो नोटिस जो लापता व्यक्ति होते हैं उनको पता लगाने के लिए, और ब्लैक नोटिस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। सीबीआई ने अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल। ठीक है, तो भारत पोल पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो है जो भी हमारे देश से भगौड़े व्यक्ति हैं उनको जो है इंटरपोल के माध्यम से मदद लिया जाएगा। ठीक है, तो भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है ब्लू ओरिजिन से। आप सभी को सिर्फ 2 सेकंड के लिए समय दिया जाएगा प्रश्न और इसको रीड करने तक। आप सभी जो है 2 सेकंड में अपने आंसर को जो है चूज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं ग्लेन रॉकेट। इसको ब्लू ओरिजिन से लॉन्च किया गया है और इसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस हैं। और इस रॉकेट की अगर पूछे लंबाई कितनी है? 32 मंजिला यानी 320 फीट है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे पोलारिस डान मिशन शुरू किया गया था, कौन सा मिशन? पोलारिस डान मिशन शुरू किया गया था किसके द्वारा? एलन मस्क यानी कि स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जो शुरू किया गया था अंतरिक्ष में व्यक्तियों को यात्रा कराने के लिए, उसी प्रकार से इसका भी वही उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा। हाल ही में कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है? एक औद्योगिक स्तर तय किया गया था 2024 तक, किसके अनुसार? तो कॉपरनिकस क्लाइमेट सर्विस के अनुसार, कि जो है 2024 में जो है पृथ्वी का तापमान कितना रहना चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ तक रहना चाहिए था, लेकिन इससे आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। बात करते हैं कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज 2024 में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। 2024 में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे ज़्यादा गर्म जो है किस दिन पड़ा था गर्मी? तो 22 जुलाई 2024 को पड़ा था। और पृथ्वी का जो है अगर पूछे कि विश्व का औसत तापमान 2024 में कितना रहा है, तो यह 17.16% रहा है। ठीक है, मतलब 17.16 डिग्री सेल्सियस रहा है 2024 में। चौथा प्रश्न हमारा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत दुनिया में कौन सा स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरे स्थान पर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो यह नितिन गडकरी जी हैं। इनके अनुसार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान यूएसए का है। वहीं पूछे कि जो राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी टोटल लंबाई 2024 तक कितना दर्ज किया गया है? तो 1,46,145 किलोमीटर दर्ज किया गया है। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला 2 समुद्री तट है, एक तो कप्पड़ है और दूसरा कौन सा है? चल है। तो ये दोनों जो है समुद्री तट किस राज्य के हैं? तो ये केरल के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी ने जीता था और कितना दूर भाला फेंके थे? तो 89.45 मीटर दूर
भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, देवजीत सैकिया। अब कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे है जयशाह आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सैमी सिल्वा जो है किसके बने हैं? तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का एक एथलीट आयोग है उसकी अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाई गई हैं तो अंजू बॉबी जॉर्ज बनाई गई हैं। देवजीत सैकिया ये बीसीसीआई के सचिव बनाए गए हैं। और प्रभजीत सिंह ये बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये सभी को पता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछे किसकी याद में मनाया जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है और इसी दिन जो है इनकी जयंती मनाई जाती है 12 जनवरी को। इनका जन्म अगर पूछे कब हुआ था तो 12 जनवरी 1884 है, ठीक है। तो 1800 ये आपको याद रखना है, 1884 सॉरी, इनका जन्म जो है 12 जनवरी को होता है। और पहली बार अगर पूछे कब मनाया जाने की ये शुरुआत करी गई है तो पहली बार ये मनाने की शुरुआत करी गई है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1984 को पहली बार मनाने की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो दक्षिण भारत की पहली है वो कहाँ पे स्थापित होगी? तो यह बेंगलुरु में स्थापित होगी। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो हवा, पानी और इन सभी चीज़ों से जो फैले उन्हीं को जो है संक्रामक रोग कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में किया जाएगा। वहीं पूछे कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में है। 10वां प्रश्न हमारा है और आज का मतलब इस 13 जनवरी का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो कलाग्राम को स्थापित किया गया है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। महाकुंभ आप सभी को पता है कि 13 जनवरी से शुरू हो गया है और इस दिन जो है पौष पूर्णिमा था और यहीं पे जो है प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास जो है कलाग्राम की स्थापना करी गई है। और इसकी स्थापना अगर पूछे किसने करी है तो संस्कृति मंत्रालय ने करी है, ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछे कि जो महाकुंभ है इसको उत्तर प्रदेश का अस्थायी 76वां जिला भी घोषित किया गया है। 14 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया गया है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें तो IUCN इसका जो है अगर पूछे स्थापना कब किया जाता है 1948 में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसी के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है और इस बार जो है मीठे पानी की जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट किसे घोषित किया गया है? तो पश्चिमी घाट को जो है सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिमी घाट के जो है 300 प्लस प्रजातियों को जो है इसमें रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है, ठीक है। पश्चिमी घाट को जो है क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए किस समिति का गठन अगर पूछे किया गया है तो माधव गौडगिल समिति का गठन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। क्रायोबोर्न बेबी कोरल यह जो है विश्व में पहली बार जो है यह स्थापित किया जाएगा। और वहीं पूछे कि कोरल का क्या मतलब होता है? कोरल का मतलब होता है जीव, ठीक है। तो इसी जीव को जो है प्रवाल भित्ति से और इसी जीव से जो है प्रवाल भित्ति बनती है और इसी प्रवाल भित्ति को जो है क्रायोबोर्न बेबी कोरल कहा जाता है। और ये कहाँ पर रखा गया है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। वहीं पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? जो है जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 यह जारी कौन किया है? तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसकी स्थापना 1971 में होती है और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? जिनेवा में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2030 तक पूरे विश्व में जो है 78 मिलियन शुद्ध नौकरी में वृद्धि होगी, ये बात कही गई है रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि नौकरी जो है किस क्षेत्र में मिलेगा तो कृषि और डिलीवरी बॉय जो पिज्ज़ा वगैरह वाले होते हैं उन्हीं क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलने वाली हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी
का मुख्य तत्व कौन सा है? तो मुख्य तत्व कौन सा है जो गुलाबी अग्निरोधी है? इसका मुख्य तत्व है अमोनिया फास्फेट। सॉरी, आप सभी को पता है कि यूएसए के दो प्रांत में कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में भयंकर आग लग गई है। और यहाँ पे जो है जंगलों में आग लगने के बाद, मतलब जंगल में आग कैसे लगा? तापमान बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे आग लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन आग पर जो है काबू पाने के लिए अमोनिया फास्फेट और पानी का छिड़काव किया गया है। और इसी अमोनिया फास्फेट का अगर पूछे कलर कैसा है, तो यह गुलाबी है, तो इसीलिए इसे गुलाबी अग्निरोधी कहा जाता है। और इसके छिड़काव से जो है जो ईंधन यानी लकड़ी वगैरह या बिल्डिंग है वो ठंड हो जाती हैं बिल्कुल, जिससे आग आगे ना बढ़े। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह 30 गीगावाट का वृद्धि बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि 2023 में जो नवीकरणीय ऊर्जा थे वो हमारे भारत में कितनी थी? तो 2023 में था 13.75 गीगावाट। ठीक है, जो कि एक नए रिकॉर्ड के साथ कितना बढ़ गया है 2024 में? तो 30 गीगावाट बढ़ गया है। ठीक है, जो कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। और वही पूछे कि 2024 में। ठीक है, और पूछे कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं? जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं और इनसे परमाणु मतलब कि प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है। और इस रिकॉर्ड को जो है 2030 तक कितना पहुंचाना है? तो 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो 2023 का 2024 का भी याद रख लेंगे। और 2030 तक कब तक कितना गीगावाट बढ़ाया जाएगा? तो 500 गीगावाट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जो है किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जेड मोड सुरंग का अगर पूछे उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है जिसका नाम है गंदेरबल जिला। इसी गंदेरबल जिला में दो स्थानों को जोड़ने के लिए जेड मोड सुरंग का निर्माण किया गया है। कुछ इस प्रकार से यह सुरंग पहले रोड था और यहाँ पे जो है सोनमर्ग था, और इस जगह पे कौन सा था? गगनवीर था। तो इन दोनों को स्थानों को जोड़ने के लिए एक सुरंग बना दिया गया है जो डायरेक्ट इन दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और इनके बीच जो है कितनी दूरी है? 6.4 किलोमीटर है। इसे जो है सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। बात करते हैं कि 13 जनवरी को माघ बिहू फेस्टिवल जो कि फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और 14 जनवरी को जो उत्तरायण होता है यह कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। यूपी बिहार में खिचड़ी के नाम से ही फेस्टिवल जाना जाता है। पंजाब में जो है लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जो है पोंगल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बनाया गया है इरा जाधव के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अंडर 19 में अगर बात करते हैं कि इरा जाधव जो कि मुंबई की हैं, इन्होंने 346 रन का स्कोर बना दिया है। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी एक साथ लगा दी है। और ये इन्होंने किसके खिलाफ लगाई है? तो मेघालय की टीम के खिलाफ लगा दिया है। और इस प्रकार से जो 346 है यह भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? आप सभी प्रश्न को देखेंगे और इसके बाद डायरेक्ट उसका ऑप्शन जो है माइंड में रखेंगे, तभी आपको ये जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन रोड परियोजना अगर पूछे किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक रबर से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इन रोड परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर पूर्वी भारत में शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य पूछे क्या है? इसका उद्देश्य है रबड़ की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। और यह 5 साल के लिए शुरू किया गया है। और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए भी जारी किया गया है। हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन करने वाला हिम कवच किसने विकसित करा है? तो यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो DRDO जो है मल्टी लेवल क्लॉथिंग सिस्टम विकसित किया है जिसको नाम दिया गया है हिम कवच, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने की क्षमता इस जैकेट में है। ठीक है, और यह किसके लिए तैयार किया गया है? तो सेना के लिए तैयार किया गया है, जो सियाचिन में हमारे सेना तैनात है। DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो समीर कामत जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 15 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हमने 20 क्वेश्चन जो है 14 मिनट में कर लिया है। अगला भी 20 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में भी समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 35 मिनट में हमारी क्लास जो है समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं कि हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जोरेन मिलनोविक को चुना गया है क्रोएशिया का राष्ट्रपति।
बात करते हैं क्रोएशिया की राजधानी का क्या नाम है, ज़ाग्रेब यहाँ की राजधानी है। और यूरो को अपनाने वाला अगर पूछे 20वां देश कौन बना है तो क्रोएशिया बना है, ठीक है। बात करते हैं क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, जोरान मिलनोविक बने हैं। और जो क्रोएशिया की संसद है इसको सबोर कहा जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं, निकोलस मादुरो बने हैं। जबकि लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, जोसेफ ओन बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। CEBD अगर बात करते हैं, यह जो है एक संगठन है और इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना करी जाती है। और इसका फुल फॉर्म है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा। और अभी हाल ही में भारत इसमें जो है शामिल हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो डेटा है इसका बेहतर संरक्षण हो सके और बेहतर उपयोग हो सके, इसी के लिए जो है भारत इस CEBD में शामिल हुआ है। और इसकी स्थापना अगर पूछे कब हुई तो 2014 में हुआ है। और इस बार यानी कि 2025 में इसका अध्यक्ष कौन बना है, तो इसका अध्यक्ष बना है दक्षिण अफ्रीका। और हर साल जो है इसके नए अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें अगर पूछे कितने देश शामिल हैं, तो इसमें टोटल 21 देश शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है, तो यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है गिद्ध को, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया है। जब कोई जानवर जो है बीमार हो जाता है, जैसे गाय भैंस बीमार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो वो दवा जो है उसको डॉक्टर ने दिए होते हैं, उसी के कारण जो है जब वो जानवर मर जाता है, जब उसको फेंक दिया जाता है या फिर कहीं दफन कर दिया जाता है, तो उसी मरे हुए जानवर को जो गिद्ध खा लेता है, तो गिद्ध के अंदर जो है क्या फैल जाता है, विषाक्तता फैल जाती है, जिसके कारण गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो अभी हाल ही में जो है निमेसुलाइड को जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा इस दवा को भी बैन कर दिया गया है। और पूछे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में है। बात करते हैं कुछ सालों पहले डाइक्लोफेनिक को भी बैन कर दिया गया था। ये भी जो है गिद्धों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। और निमेसुलाइड को भी हाल ही में भी बैन कर दिया गया। तो दोनों दवा को याद रखना है। बात करते हैं कि वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है पुणे में। कहाँ पर, पुणे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पुणे याद रखेंगे। आर्मी डे अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी 2015 को इस बार मनाया गया है। और इस बार 77वें क्रम का है। और यह कहाँ आयोजन किया गया है, तो पुणे में किया गया है। और इसकी कमान अगर पूछे कि आर्मी की कमान किसने संभाली है, तो दक्षिणी कमान ने संभाली है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है सामर्थ्य भारत सक्षम सेना, इसकी थीम रखी गई है। और अगर बात करते हैं कि 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 15 जनवरी 1949 को हमारे देश के आर्मी अध्यक्ष पहली बार कौन बनाए गए थे, तो M करियप्पा बनाए गए थे। वर्तमान में अगर पूछे कि आर्मी के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा पुणे में। IMD जिसे भारतीय मौसम विभाग कहते हैं, और इसकी स्थापना कब होती है, 15 जनवरी 1875 को होता है। और इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं अब। और यह संस्था जो है अब की बार जो है गणतंत्र दिवस में अपनी जो है झांकी प्रस्तुत करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि IMD किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। और इसने अभी जो है मिशन मौसम लॉन्च किया है। और इसी के तहत जो है भारत में पहली बार क्लाउड चैम्बर की स्थापना कहाँ करी जाएगी, यानी कि किस बादल से बारिश होगा और इसके क्या प्रभाव होंगे, तो ये सभी जो है पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से अगर पूछे कि क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह निजामाबाद में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि यह मुख्यालय किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो पीयूष गोयल जी ने यह मुख्यालय को लॉन्च किया है, यानी कि इसको नियुक्त किया है। और ये वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अब पूछे कि इस मुख्यालय के यानी कि इस बोर्ड का राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी को बनाया गया है। और हल्दी के उत्पादन, उपभोग और निर्यात में पहला स्थान अगर पूछे विश्व में किसका है, तो भारत का है तीनों में। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, तो यह राजस्थान के पोखरण में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नाग MK2 यह क्या है, यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। और यह फायर एंड फॉरगेट श्रेणी पर कार्य करता है, यानी दागो और भूल जाओ की श्रेणी पर कार्य करता है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, पोखरण राजस्थान में किया गया है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है, तो DRDO ने किया है। हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
गान नगांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? तो जेलियांग गोंग जो है समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि मेघ उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पोंगल और थाई फुसम फेस्टिवल ये सभी जो है तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। हाल ही में एलबीएम थर्ड वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विक्टर जोसेफ को। अगर आप सभी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी से बता दे रहा हूँ ऑप्शन, तो थोड़ा सा टाइम दे देंगे, नहीं तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, एलबीएम थर्ड यह एक वाहन है और इसी वाहन के तहत जो है एक प्रयोग जो शुरू किया जाएगा, यानी एक मिशन, गगनयान मिशन। इसी मिशन के तहत जो है इस वाहन से जो है अंतरिक्ष में व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जो हमारे भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। और इसको लॉन्च कौन करेगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो बी नारायण रेड्डी जी हैं। ठीक है, और वहीं बात करें कि एलबीएम थर्ड वाहन के जो है प्रोजेक्ट निदेशक किसे बनाया गया है? तो विक्टर जोसेफ को बनाया गया है। एलबीएम क्या है? तो एक सबसे भारी भारत का वाहन है। ठीक है, यानी कि रॉकेट है। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है रियाद में। कहाँ पर? रियाद में प्रारंभ हुआ है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। इसकी जो मीटिंग होती है किस उद्देश्य से होती है? तो खनन संबंधी चुनौतियों का समाधान निकालना, इसी के लिए मीटिंग होती है। और भारत की तरफ से इसमें जी किशन रेड्डी जी ने भाग लिया है, जो कि भारत के कोयला मंत्री हैं। और इस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद, सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 जनवरी की, देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने करा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रूस ने किया है। इसको थोड़ी व्याख्या के साथ देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र यह अगर पूछे कहाँ है? तमिलनाडु में है। यह जो है इसका निर्माण अगर पूछे कौन कर रहा है? तो भारत और रूस मिलकर जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब होती है इस परियोजना की? तो 1988 में होता है। और इसी परियोजना के तहत 1988 में यह बात कही गई है कि भारत में एक हज़ार के जो है मेगावाट के 6 इकाई का निर्माण किया जाएगा। तो 5 तो निर्माण कर दी गई हैं। छठी वाली जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है इसका जो 1000 मेगावाट यूनिट है यह जो है अंतिम वाला है, जिसे छठी नाम दी गई है कि छठे इकाई उपकरण। इसके लिए जो इसमें प्रयोग होने वाले जो उपकरण है इसका निर्यात कहाँ से किया गया है, यानी कि जो इसमें सामान वगैरह लगने हैं वो रूस से जो है आ चुका है भारत में। और जो है अगर पूछे कि रूस की कौन सी कंपनी इसमें हेल्प कर रही है, तो रोसोटोम कंपनी हेल्प कर रही है। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र हैं? तो कुल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, यानी कि 6 राज्यों में है, आपको याद रखना है। एक तो कुडनकुलम और कल्पक्कम, ये दोनों परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र में। रावतभाटा कर्नाटक में। राजस्थान में। और कैगा जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो यह स्मृति मंधाना ने करी है। ठीक है, स्मृति मंधाना ने मात्र 70 गेंदों में जो है शतक लगा दिए हैं और वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इन्होंने किसके खिलाफ लगाया है? तो आयरलैंड के खिलाफ लगाया है। और इसी के साथ इनका जो है वनडे में 10 शतक कंप्लीट हो गया है और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने 10 शतक लगा दिया है। बात करते हैं कि और यही मैच जो है टोटल कितना स्कोर बन गया था इस मैच में आयरलैंड के खिलाफ? तो भारतीय टीम ने 435 रनों का लक्ष्य दिया था और ये जो है भारत की सबसे बड़ी जीत हो जाती है और भारत यह मैच जो है 304 रनों से जीत जाता है। हाल में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को बनाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ईरान की वर्तमान में राजधानी क्या है, तो ईरान की वर्तमान में राजधानी तेहरान है, लेकिन भविष्य में क्या होगी? तो दक्षिणी मकरान होगी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तेहरान में जो है वायु प्रदूषण और पानी की कमी देखी जा रही है, इसलिए जो है भविष्य में जो है दक्षिण मकरान को राजधानी बनाया जाएगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हार्मुज जल संधि है जिससे सामान को जो है एक्सपोर्ट और एक्सपर्ट किया जाएगा, यानी कि आयात और निर्यात किया जाएगा। और यहीं पर जो है चाबहार पोर्ट भी है जिसका निर्धारण जो है जिसका संचालन किसको मिल चुका है? भारत को मिल चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती जी को परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन जो है अगर पूछे किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो यह अजीत कुमार मोहंती जी की अध्यक्षता में किया गया है। और इसके लिए जो है कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं, तो टीवी सोमनाथन जी बनाए गए हैं। हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है, तो उत्कर्ष को लॉन्च किया है चेन्नई से। इसकी अगर व्याख्या देखें तो L&T कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत का निर्माण कर रहा है, जो कि पहला किया गया था समर्थक नाम से, और दूसरा वाला भी हाल ही में उत्कर्ष नाम से लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है, चेन्नई यानी तमिलनाडु से। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है, तो यूनेस्को के द्वारा भी जो है विरासत प्रमाण पत्र किसको दिया गया है, तो यह चराई देव मोइदम को दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को में अगर पूछे कि विश्व धरोहर स्थल में अगर देखा जाए कि यूनेस्को में सबसे ज़्यादा स्थल किस देश के शामिल हैं, तो इटली के शामिल हैं। कितने 61 स्थल जो हैं शामिल हैं विश्व धरोहर में। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का अगर पूछे कि विश्व धरोहर स्थल कितना है, तो कुल 43 है, जिसमें 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है मिश्रित है। और मिश्रित वाला कौन सा है, कंचनजंगा है, और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, बाकी की बात करते हैं जो 43वां भी हाल ही में घोषित हुआ था मोइदम, इसको भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो है प्रमाण पत्र दे दिया गया है यूनेस्को की। और जो ये 43वीं थी, इसकी घोषणा कब होती है, तो यूनेस्को की जो 46वीं बैठक हमारे यहाँ पे होती है नई दिल्ली में, यहीं पे जो है इसको घोषित किया जाता है। और अभी हाल ही में जो है इसको प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। ठीक है, और बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सी है, तो यहाँ से पॉइंट बन जाता है, वह है मोइदम। ठीक है, मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कनुमा महोत्सव जो है अगर पूछे किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह मवेशियों के द्वारा मनाया जाता है और यह फेस्टिवल तेलंगाना का है। मवेशी जो है अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और यह फेस्टिवल जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा ने स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है। जो स्वदेशी हो या विदेशी नस्ल की हो, कोई भी जानवर हो, इसको अगर पूछे कि स्वदेशी और विदेशी की मान्यता कौन देता है, तो यह हरियाणा के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा के द्वारा, जिसे कहते हैं ICAR NBAGR के द्वारा यह जो है मान्यता दी जाती है। तो ये अभी जो है गड्डी कुत्ते को जो है स्वदेशी नस्ल की मान्यता दी है। और यह कुत्ता कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, गड्डी कुत्ते का अगर पूछे कि प्रमाणन जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। और ये कहाँ पर है, यह करनाल हरियाणा में है। और अभी हाल ही में जो गड्डी कुत्ता है, इसको जो है स्वदेशी का प्रमाण दिया गया है। और ये कुत्ता कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और इस कुत्ते को जो है भारतीय पैंथरा हाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है जंगली भेड़िया से भी लड़ जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। PM यानी प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो है 56 नई, इसी योजना के तहत 56 नई वाटरशेड परियोजना को जो है मंजूरी दे दी गई है। और यह मंजूरी अगर पूछे किसने दी है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। और यह जो है 56 नई जो है परियोजना अगर पूछे कितने राज्यों में शुरू की जाएंगी, तो 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा। 10 राज्यों को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि वर्षा के जल को संचित करना, जिससे जो है पैदावार अधिक हो सके और जो बंजर भूमि है उसको जो है उपजाऊ किया जा सके। ठीक है, तो अगर पूछे कि भारत में 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि जो बंजर है, इसको उपजाऊ बनाना है। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का प्रमोशन किसने किया है, तो यह किया गया है ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं कि उस पुस्तक का नाम हिंदी वर्जन में है संसद शक्ति कार्य और विशेषाधिकार। इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको लॉन्च किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, KS चौहान जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है, तो डेविल स्ट्राइक प्रारंभ किया है। डेविल स्ट्राइक जो है यह किसके बीच हो रहा है, तो यह भारतीय सेना और वायुसेना के बीच यह अभ्यास हो रहा है। और इन दोनों सेनाओं के बीच जो है अभ्यास कौन सी कमान संभाल रही है, तो पूर्वी कमान संभाल रही है। और पूछे कि यह अभ्यास जो है कहाँ पे मतलब किस तारीख को शुरू हुआ है, तो 16 से 19 जनवरी के बीच में शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो युद्ध के लिए तैयार रहना और अपने राष्ट्र की सुरक्षा
को बेहतर करना। हाल ही में अगर पूछे सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये तरुण दास जी हैं और यह अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। अगर पूछे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया गया है, तो रतन टाटा जी थे, ठीक है। और दूसरे कौन बने हैं, तरुण दास जी हैं। और इनको जो है सिंगापुर का सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति शनमुगरत्नम जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किए हैं तरुण दास जी को। बात करते हैं कि हाल ही में अमेरिकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है, तो इस घोषणा का संबंध है जलवायु अनुकूल कृषि को विकसित करना, ठीक है। कंपाला घोषणा का संबंध है अगर पूछे किससे है, तो अफ्रीकी संघ है जो कि कृषि सम्मेलन के लिए इस घोषणा को अपनाई है अगले 10 वर्षों के लिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार क्या है, कृषि है। तो किसके लिए है, तो कृषि सम्मेलन के लिए यह कंपाला घोषणा पत्र है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जो अफ्रीकन यूनियन है यानी कि अफ्रीकी संघ है, इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है। और अदिस अबाबा अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो इथोपिया की राजधानी है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी, तो यह प्रारंभ करेगी आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली अगर पूछे कि निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित होगी, तो आंध्र प्रदेश में होगी। और यह स्थापित कौन करेगा, तो इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। और इसी के साथ जो है इतोवा कंपनी जो है इसमें सहायता करेगी, ठीक है। और यह कंपनी कहाँ की है, यह जापान की कंपनी है। और इसके लिए जो है 14,000 करोड़ रुपए भी जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यह कैसी है, यह निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा है। और पूछे कि इसमें निर्माण किसका किया जाएगा, तो सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण किया जाएगा, तो यह प्राइवेट है। और वहीं पूछे कि सरकारी कौन सी है, तो सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित होगी जो कि सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। और ये कहाँ पर होगी, साणद गुजरात में इसकी स्थापना करी जाएगी, ठीक है। ये जो प्राइवेट है ये आंध्र प्रदेश में, जो सरकारी है गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे है, तो भागवास्त्र क्या है, किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो यह संबंधित है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से, जो यानी कि किसी भी देश पर, मान लीजिए हमारे देश पर एक साथ कई ड्रोन जो है आक्रमण करते हैं, तो इसी ड्रोन से बचने के लिए जो है भागवास्त्र को जो है निर्मित किया गया है, ताकि इन ड्रोन को जो है हवा में नेस्तनाबूद कर दे। और पूछे कि इसको निर्माण किसने करा है, तो भागवास्त्र को निर्माण किया गया है इकोनॉमिक एक्सपोजिटिव लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। और ये कहाँ की कंपनी है, नागपुर की कंपनी है। और यह एक साथ जो है 64 लक्ष्यों को एक साथ जो है टारगेट कर सकता है। और इसकी जो है पूछे रेंज कितनी है, तो 5 से 6 किलोमीटर है। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन डी, ए व बी, यानी कि पिक्सल और स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। फायरफ्लाई यह भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है, यानी कि प्राइवेट है और यह एक समूह है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत जो है 6 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जो कि 3 जो है अभी लॉन्च किया जाएगा यानी 2025 में, और 3 जो है अगले साल यानी 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है, तो पिक्सल ने किया है। पिक्सल जो है गूगल समर्थित भारत की कंपनी है। और इसको लॉन्च कौन करेगा, तो फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगा, कहाँ से, कैलिफोर्निया से लॉन्च करेगा। टोटल 6 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 अभी करा जाएगा और 3 जो है 2026 में किया जाएगा। हाल ही में एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। बात करते हैं एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, इसके तहत जो है पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला की स्थापना अगर पूछे कहाँ करी गई है, तो उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के किस जगह पे, तो पंचेत एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसका नाम है पुरुलिया स्थान। यहीं पर जो है भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला की स्थापना करी गई है, ठीक है। तो भारत में पूछे कुल कितनी खगोलीय वेधशाला हैं, 6 हैं। 6 के नाम देख लेते हैं। एक तो पुरुलिया में स्थापित हुआ है, दूसरा लद्दाख में, तीसरा नैनीताल में, चौथा माउंट आबू में, 5वां जो है पुणे में, और 6ठा पूछे कहाँ पे है, तो कौलूर तमिलनाडु में है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है, तो इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता कहाँ पे हुआ है, तो यह दोहा में हुआ है, ठीक है। दोहा जो है किसकी राजधानी है, कतर की राजधानी है। और इसमें पूछे कि मुख्य भूमिका जो है शांति समझौता कराने में किसकी रही है, तो यूएसए, कतर और मिस्र की रही है, ठीक है। तो हमास और इजराइल के बीच में जो गाजा पट्टी में संघर्ष हो रहा था, इसको जो है अब शांति यानी कि पूर्ण विराम दे दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस सरकार ने करी है? तो यह उड़ीसा सरकार ने करी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। तो हमारे देश में अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लग चुका है। पहली बार कब लगा था? तो 1962 में लगा था, जब हमारे ऊपर जो है धोखे से चीन ने आक्रमण किया था। और दूसरी बार जो है 1971 को लगा था, जब हमारे देश में जो है पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। और तीसरी बार जो है हमारी खुद सरकार ने ही हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगा दी थी। तो 25 जून 1975 को लगाई थी। कौन थी? इस टाइम पे हमारे देश की पीएम थी इंदिरा गांधी जी ने। और क्या बताया कि हमारे देश में जो है आंतरिक अशांति फैलने के कारण जो है यहाँ आपातकाल लगाया जा रहा है और इसको नाम दिया गया है मीसा एक्ट। ठीक है, तो मीसा एक्ट का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, यानी कि हमारे देश में अशांति का जो है आंतरिक अशांति फैल चुकी है, इसलिए जो है इसको मेंटेनेंस करने के लिए यह जो है आपातकाल लगाया गया है। और इसी के तहत जो है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और जो भी उड़ीसा के व्यक्ति थे जिनको जेल में डाला गया था उन्हीं को जो है उड़ीसा सरकार जो है 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने वाली है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी जी हैं। हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह मनाया जाता है मकरविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर? तो केरल में मनाया जाता है। और पूछे कि किस मंदिर में मनाया जाता है? तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और यह मंदिर अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो यह मंदिर जो है पंबा नदी के किनारे स्थित है। और पूछे कि इस मंदिर में किसकी पूजा करी जाती है? तो लॉर्ड अयप्पा यानी कि भगवान अयप्पा की इसमें पूजा अर्चना करी जाती है। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5 मिनट में समाप्त कर देंगे। ठीक है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 25वां स्थान मिला है। यानी कि फ्यूचर में किस देश में कितनी नौकरियां देने वाला है, कौन सा देश कितनी नौकरियां देने वाला है। तो इस मामले में जो सूची जारी करी गई है क्यूएस वर्ल्ड स्किल्स इंडेक्स 2025 में, इसमें पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा स्थान है यूके का, भारत का स्थान है 25वां। और भारत को किस सूची में शामिल किया गया है? तो प्रतियोगी सूची में शामिल किया गया है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ हुआ है श्रीहरिकोटा में। तो श्रीहरिकोटा में इसरो का 2 लॉन्च पैड है। एक बात करते हैं, इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष वी नारायणन है। और इसकी जो है अगर पूछे कि इसरो के वर्तमान में कितने लॉन्च पैड हैं तो 3 हो चुके हैं। 2 कहाँ पे है? 2 श्रीहरिकोटा में है। एक तो जो है दोनों कहाँ पे हैं? श्रीहरिकोटा में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसकी मंजूरी अभी जो है जो ये तीसरा वाला है इसकी मंजूरी जो है किसने दी है? तो कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। और दूसरा वाला कहाँ बनाया गया था? तो यह कुलशेखरम पट्टनम तमिलनाडु में बनाया गया था। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 5वां वाला कहाँ उद्घाटित किया गया है जो अमेरिका का दूतावास है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर फेमस पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी इस पुस्तक का नाम है व्हाई भारत मैटर्स। और इन्होंने अभी हाल ही में भारत में 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोला है। 5वां वाला कहाँ पर खोल दिया है? तो बेंगलुरु में। बाकी के 4 कहाँ पर खुले हैं आप खुद पढ़ लें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वडनगर, गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो वडनगर का जो जीवंत इतिहास है इसके बारे में जानकारी देने के लिए पुरातत्व अनुभव संग्रहालय की स्थापना कहाँ करी गई है? वडनगर, गुजरात में करी गई है। और इस संग्रहालय की स्थापना किसने करा है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। हाल में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार जो है भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया है 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और कहाँ पर मनाया गया है? तो मानिक साह सेंटर नई दिल्ली में मनाया गया है। अगर आप सभी के लिए एक प्रश्न है यहाँ पे, अगर पूछे कि लोकपाल स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम भी बता देते हैं। यह बनाया गया है संजीव खन्ना जी को। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना जी को बनाया गया है। आपको बताना है कि ये हमारे देश के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, किस क्रम के हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि लोकपाल का अध्यक्ष वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो अजय मानिक राव जी को बनाया गया है। ये दूसरे अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब वही बात करें कि पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे लोकपाल के? तो यह बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो आप सभी ये प्रश्न हमको जरूर बताएंगे कि संजीव खन्ना जी हमारे देश के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज हुई है।
और इसका पूछे ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका ओरिजिनल नाम है एक्ट्रेस क्रिस्टे सनी, इसका ओरिजिनल नाम है। और इसको नाम दिया गया है क्या, बिग बॉय। और यह दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी है और इसकी खोज कहाँ हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना कब करी जाती है, 1 अप्रैल 1966 को किया जाता है। इसका अगर पूछे नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है और उपाध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह को बनाया गया है। पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। अशोक चंद्रा को जो है पीएनबी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। 8वां प्रश्न हमारा है, ये तो आप सभी को दिख ही गया। आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह मलेशिया में प्रारंभ होगा, ठीक है। और यह दूसरे क्रम का है। आप सभी को रहने दीजिए, नहीं तो आप सभी कहेंगे कि हमको जो है बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 T20 कप 2025 यह जो है दूसरे क्रम का है और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो मलेशिया में किया जा रहा है। और इसमें भारत की कप्तान कौन बनेंगी, तो निक्की प्रसाद बनेंगी, ठीक है। और जो WPL है यानी महिला वुमेन WPL वुमेन प्रीमियम लीग, ठीक है, 2025, तो महिला प्रीमियम लीग जो है कब से शुरू हो जाएगा, तो 14 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह मुंबई में हुआ है। कहाँ पर, मुंबई में हुआ है। तो मुंबई और ठाणे के जो थिएटर हैं इसमें जो है एशिया का 61 फिल्म जो है इसमें दिखाया गया है। सिर्फ एशिया के 61 फिल्मों को दिखाया गया है और इसमें 3 अवार्ड आप सभी को याद रखना है, जिसमें एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है, सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड रफ़ीक बगदादी को दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिप्सी को दिया गया है और यह मराठी का फिल्म है, ठीक है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो मुंबई में। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो दिसंबर मंथ के लिए किसे चुना गया है, तो यह महिला में पूछ रहा है। तो मेंस में अगर पूछे यानी पुरुषों में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, और वहीं पूछे कि महिला में किसे चुना गया है, तो एना बिला को चुना गया है। और ये कहाँ की महिला है, तो ऑस्ट्रेलिया की महिला है, ठीक है। पुरुष में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है दिसंबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप सभी के लिए जो प्रश्न है कि जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, ये हमारे देश के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी आप हमें ज़रूर जवाब देंगे। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसका एक बार PDF डाउनलोड करके जरूर एक बार अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।